ये देखिए, ये है मॉनेटरी ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल बाय हेयक। हेयक द्वारा मौद्रिक अतिनिवेश का व्यापार चक्र का सिद्धांत। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो हेयक थे वो व्यापार चक्र का जो कारण है, व्यापार चक्र क्यों आते हैं उसका, ये भी देखिए मौद्रिक अतिनिवेश, इससे ये पता चलता है कि ये भी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स या मॉनेटरी रीजन को ही मानते थे। ये क्या कहते हैं, मौद्रिक अतिनिवेश जब हो जाता है तो अर्थव्यवस्था में ट्रेड साइकिल की स्थिति बनती है या व्यापार चक्र की स्थिति आती है। तो इसका क्या मतलब है, मौद्रिक अतिनिवेश का क्या मतलब है, इम्बैलेंस बिटवीन द डिजायर्ड एंड एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, जो कि जिसका हिंदी में कहेंगे वांछित तथा वास्तविक निवेश में अंतर। जब अर्थव्यवस्था में वांछित तथा वास्तविक निवेश में अंतर हो जाता है, या जिसे हम कहें मौद्रिक अतिनिवेश हो जाता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अनकैलकुलेटेड, तब अर्थव्यवस्था में या अनप्रिडिक्टेबल अर्थव्यवस्था में ट्रेड साइकिल या व्यापार चक्र की स्थिति आती है। अर्थात जो जीडीपी है हमारी वो बहुत नीचे चली जाती है। फिर एक जो ओवर इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर ऊपर आएगी, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जो हम अभी देखेंगे, जिसके कारण जो जीडीपी का ये जो पार्ट है ऊपर से फिर नीचे की ओर आने लगती है। तो वांछित तथा वास्तविक निवेश में अंतर होना, इसका रीज़न बताया हेयक ने। यहाँ पे लिख लीजिए हेयक के अनुसार व्यापार चक्र का जन्म, हेयक के अनुसार व्यापार चक्र का जन्म वांछित तथा वास्तविक निवेश में अंतर के कारण होता है। यदि वास्तविक निवेश वांछित निवेश से अधिक है, यदि वास्तविक निवेश वांछित निवेश से अधिक है, that means desired investment is less than actual investment, या फिर actual investment is greater than desired investment, तो अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति देखने को मिलती है। तो अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति देखने को मिलती है। और ये वास्तविक निवेश क्या है, वास्तविक निवेश का मतलब है कि वह निवेश जो कि रियल में हो रहा है, मतलब एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो जितना निवेश का स्तर है वह, और एक वांछित मतलब डिज़ायर्ड, कितना हमें चाहिए ताकि हमारा जो जीडीपी लेवल है वो उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना आए, या एक वो स्टेडी स्टेट पर बना रहे, है ना। क्योंकि ऊपर नीचे जैसे यहाँ पर अगर पीक पे होंगे तो बहुत चांसेस है कि हम नीचे आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में नीचे कितने चले जाएंगे, यहाँ पर भी चले जा सकते हैं, तो ये बहुत कोई अच्छी बात नहीं हो सकती है। ठीक है, तो जो पॉलिसी मेकर्स है वो कोशिश करते हैं कि जीडीपी जो है, जो ग्रोथ है वो सस्टेन्ड हो, ऐसा नहीं हो कि हम एक बार जो ग्रोथ रेट है हमारा वो 12-13 डिजिट तक पहुंच जाए। और बहुत हाई वैल्यू में बता रही हूँ, 12-13 अभी तक हमारी कंट्री में 12-13 नहीं गया है, डबल डिजिट हुआ है 10 तक। ओके, तो हम नहीं चाहते हैं कि, या हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी ग्रोथ रेट हो वो सस्टेन्ड हो, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए, नहीं तो चीज़ों को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, वास्तविक निवेश जो एक्चुअल में जो निवेश हो रहा है वह वांछित निवेश से अधिक हो जा रहा है। ठीक है, जितना हमें चाहिए, ताकि हम, वांछित निवेश का मतलब डिज़ायर्ड निवेश, डिज़ायर्ड मतलब कि जो हमारी इच्छा है, हमारी अर्थात पॉलिसी मेकर्स की जो इच्छा है, जो उनकी कोशिश रहती है, ठीक है, उससे अगर अधिक हो जाता है वास्तविकता में,
तो क्या कैसी सिचुएशंस बनती है अर्थव्यवस्था में? तेज़ी की सिचुएशन बन जाती है। जाहिर सी बात है कि जितना हम चाह रहे हैं निवेश का स्तर, इन्वेस्टमेंट का स्तर, उससे ज़्यादा हो जा रहा है किन्हीं कारणों से, या जितना हमने अनुमान लगाया है उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? तेज़ी की स्थिति आ जाएगी अर्थव्यवस्था में। ये जो, इसको पहले मिटा देंगे, ये आपका ट्रेड साइकिल होता है। है ना? तो हम जब ये वाली स्थिति की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम इसको एक स्थिति नाम दे दें नंबर 1, तो ये कब होगा? इस फेज़ में होगा, जब हम ट्रेड साइकिल में ऊपर की ओर जा रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ग्रोथ रेट होता है और यहाँ टाइम। ठीक है, तो जब डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट is less than the actual investment, the economy will see the expansionary phase in its time period and ultimately will reach to the peak। है ना, पीक यहाँ पर था, चोटी जो थी वो यहाँ पर है। जब तक ये स्थिति या ये प्रक्रिया चलती रहेगी, जब तक कि जब वास्तविक निवेश वांछित निवेश से अधिक होगी या होती रहेगी, तब तक या एक्सपेंशनरी फेज ऑन रहेगा। ओके, तो क्या बोला था मैंने? यदि वास्तविक निवेश वांछित निवेश से अधिक है तो अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति देखने को मिलती है या व्यापार चक्र अपने चढ़ाई के चरण में होता है। इसके बाद इसके विपरीत, यदि वास्तविक निवेश वांछित निवेश से कम है तो अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति शुरू हो जाती है। मतलब मंदी की स्थिति तुरंत नहीं शुरू होगी, लेकिन अल्टीमेटली वो जाएगी। यहाँ से तो रिसेशन स्टार्ट होगा। मंदी हम उसे कहते हैं जब ये स्टीडी स्टेट लाइन की, स्टीडी स्टेट ग्रोथ लाइन के नीचे पहुंच जाती है, तो यहाँ पर मंदी शुरू होती है। ओके, समझ में आ गया यहाँ पे? इसको पूरा कर लीजिएगा तो अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति शुरू हो जाती है। हाँ, अर्थात व्यापार चक्र अपने ढलान के चरण में होता है। इसके बाद क्या है? इसके अतिरिक्त हेयक ने पूंजीगत वस्तुओं में निवेश तथा उपभोग वस्तुओं में निवेश के अंतर को भी व्यापार चक्र का उत्तरदायी माना है। ठीक है, ओवर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। इनका जो सिद्धांत है उसका नाम ही है ओवर इन्वेस्टमेंट, हेयक्स ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी। ठीक है, तो पहले तो वांछित और डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट की बात हो गई। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात ये बताते हैं कि जो ट्रेड साइकिल है उसके सृजित होने का जो कारण है वह देखिए, जब आप वस्तुओं की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स होते हैं, या कैपिटल गुड्स होते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स होते हैं। कैपिटल गुड्स वे वस्तुएं होती हैं या वे उपकरण होते हैं जो जनरली प्रोड्यूसर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर दी फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या कहते हैं ये आपके हेयक कि जो ट्रेड साइकिल है, क्या लिखा है यहाँ पे? इसके अतिरिक्त हेयक ने पूंजीगत वस्तुओं में निवेश तथा उपभोग वस्तुओं में निवेश के अंतर को भी व्यापार चक्र का उत्तरदायी माना है। इनके अनुसार कि जब इन दोनों क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस आता है तो व्यापार चक्र का सृजन हो जाता है। कैसे होता है अभी हम लोग देखेंगे। लिख लीजिए ये लाइन।
To keep the economy in equilibrium, investment pattern must correspond to the pattern of consumption. क्योंकि कंजम्पशन ही है, कंजम्पशन की मात्रा जो है वो भी सेविंग को अफेक्ट करती है या उस पर अपना स्ट्रॉन्ग प्रभाव या क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट असर, महत्वपूर्ण असर डालती है। ठीक, अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए निवेश व्यवहार को उपभोग व्यवहार के समान होना चाहिए। फिर आगे लिखिए, फर्दर हेयर कहते हैं कि जो वॉलेंटरी सेविंग है उसको एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के बराबर होना चाहिए, तभी जो है जो जीडीपी ग्रोथ लाइन है वो स्टेडी स्टेट ग्रोथ लाइन के आसपास रहेगी। और अगर इसमें मिसमैच होता है, ठीक है, तभी ट्रेड साइकिल का जन्म होता है। एक स्थिति ये है कि जो वॉलेंटरी सेविंग है, जो नेचुरली आपके कंट्री में जनित हो रही है सेविंग, वो ज़्यादा है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट से, तो इसका मतलब है कि सेविंग ज़्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन है क्या दर्शाएगी कि सेविंग्स का लीकेज है वो प्रॉपर तरीके से चैनलाइज नहीं हो पा रही है इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, एक सिचुएशन है कि जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो वॉलंटरी सेविंग से अधिक है। ठीक है, तो ऐसे ये जो सिचुएशन है वो क्या दिखाएगी, इसका मतलब है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं उसका असर है और अर्थव्यवस्था में डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रही है या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हो रही है। मतलब आपके जो घरेलू सेविंग है वो कहीं ना कहीं नाकाफ़ी है आपके निवेश ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो जब इस तरह की स्थिति होगी तो अर्थव्यवस्था में ट्रेड साइकिल्स आ सकते हैं। यहाँ पर हम लिख ही दे रहे हैं। ठीक है, एक सिचुएशन थी आपका जहाँ पर ये बराबर था, नंबर 1, नंबर 2, is less than actual investment। ठीक है, ये अगर पहली वाली स्थिति है बराबर वाली तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ जितना डिज़ायर्ड है उतना ही आपको मिल रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी एक ऑप्टिमल सिचुएशन है जहाँ पर हम जो चाहते हैं वो हो जाता है। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं होती है, कभी ज़्यादा हो जाता है उससे और कभी कम हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है, कभी वॉलंटरी सेविंग इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और कभी इट इज़ लेस देन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। ओके, यहाँ तक हो गया। यस। अतिरिक्त मुद्रा पूर्ति या ओवर इन्वेस्टमेंट। अतिरिक्त मुद्रा पूर्ति से का मतलब है इन्वेस्टमेंट से। जब इन्वेस्ट करते हैं आप पैसा इकोनॉमी में इंजेक्ट करते हैं तो उसी को ये अतिरिक्त मुद्रा पूर्ति या ओवर मॉनेटरी सप्लाई जिसे कहते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो ये जब बचत निवेश संबंध बिगड़ जाता है, जो अभी भी आपने यहाँ पर पिछली वाली यहाँ पर देखा, ये बचत और निवेश जो संबंध है ये दोनों ही जगह पर क्या है, बिगड़ा हुआ है। कभी ज़्यादा हो रहा है तो कभी
कम हो रहा है। तो एकदम से तो बराबर कभी भी नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि जो गैप है वो कम से कम रहे। तो जब ये गैप ज़्यादा हो जाएगा तो ट्रेड साइकिल्स आएंगे। तो यहाँ पर आपका बचत निवेश संबंध के बिगड़ने से भंग हो सकता है। फिर क्या कह रहा है, यदि वास्तविक निवेश बिना ऐच्छिक बचत के बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, वास्तविक निवेश, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बिना ऐच्छिक बचत के बढ़ जाए तो यह संबंध टूट जाता है। निवेश के बढ़ने के प्रमुख कारण इस प्रकार है। क्या दिया है यहाँ पर, पूंजी की सीमांत दक्षता में वृद्धि, जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, अगर उसमें वृद्धि हो जाए तो निवेश में वृद्धि होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो बिजनेसमैन्स हैं उनको लगता है कि जो कैपिटल है उससे उनको जो रिटर्न है वो ज़्यादा मिलेगा। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होता है कि एक तरह से पूंजी की उत्पादकता को दर्शाता है। और अगर जो बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर्स हैं, उनको लगता है कि जो पूंजी हम लगाने वाले हैं उसका रिटर्न, उसका यील्ड बहुत ज़्यादा होने वाला है या उसमें वृद्धि हो रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट डिमांड अपना बढ़ा देते हैं। मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन बैंक्स के पास जाएंगे और इन्वेस्टमेंट के लिए फंड लोन लेंगे, उधार लेंगे। एक ये कारण है इन्वेस्टमेंट के या निवेश के बढ़ने के कारण, ठीक है। दूसरा है ब्याज दर में कमी अगर हो जाए, ठीक है, तो ब्याज दर में और इन्वेस्टमेंट में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है या ऋणात्मक संबंध होता है। यहाँ पर ये जो छोटा सा फिगर बना हुआ है, इसमें वर्टिकल एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट है आर जो है ये क्या है, ब्याज दर, और एक्स एक्सिस पे आई है, इन्वेस्टमेंट की मात्रा। तो जब ब्याज दर कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है जो निवेश के बढ़ने के कारण है, ठीक है, राइट वर्ड जा रहा है, इसका मतलब है निवेश बढ़ रहा है। और क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ब्याज दर कम हो जा रहा है। सीधी सी बात है, अगर हम उधार लेना चाहते हैं और हमें पता चले कि इंटरेस्ट रेट लो लेवल पर है तो हम अपना इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ा देंगे। फिर तीसरा एक रीज़न दिया हुआ है, भविष्य के प्रति अत्यधिक आशावादी दृष्टिकोण, ठीक है। तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कहा जाता है कि कुछ खास तरह के लोग होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सबसे पहले तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क उठाता है, रिस्क टेकर होता है, ठीक है। और अगर वो एंटरप्रेन्योर भविष्य के प्रति आशावादी है ना, आशावादी होना बहुत ज़रूरी है इवन हर किसी के लिए। और जो व्यापारी है उसका आशावादी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहीं ट्रेड साइकिल्स लाते हैं, क्योंकि देखिए इसका नाम ही है बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल क्यों आता है? बिजनेसमैन्स के आशा पर निर्भर करता है, उनकी प्रत्याशाओं पर निर्भर करता है। तो यदि जो बिजनेसमैन्स हैं वो बहुत ही आशावादी हैं भविष्य के प्रति, तो बिजनेस साइकिल आएगा। आशावाद का क्या मतलब है कि बिजनेस साइकिल में जो एक्सपेंशनरी फेज़ है वो देखने को मिलेगा। मान लीजिए कोई नया, कई सारे रीज़न इसके हो सकते हैं, मान लीजिए कोई नया इनोवेशन हो गया तो आशावाद का जन्म होगा, नए नए चीज़ें आएंगी सामने। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ही आ जाती है, जैसे कि आप देखते होंगे, तो उनके वजह से भी इन्वेस्टर्स में मे बी फॉर द वेरी लिटिल टाइम, लेकिन उनके अंदर एक उत्साह भर जाता है, वो भविष्य के प्रति आशावादी हो जाते हैं और नई नए प्रोजेक्ट्स के लिए या नई नई योजना उनके दिमाग में बन सकती है और जिसके लिए वो
एक्चुअल में क्या होगा उसके बारे में मैं नहीं कह रही हूँ कि रियलिटी क्या होगी, लेकिन एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड है ना, ट्रेड साइकिल में हम क्या कर देखते हैं, किसी समय बिंदु के परिप्रेक्ष्य में, के संदर्भ में हम एक्टिविटीज़ को देखते हैं बिजनेस क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उनको लगा कि हाँ भविष्य में हाँ बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, और हम जो प्रयास कर रहे हैं उसके बदले हमें काफ़ी रिटर्न मिलेगा, तो भी वो इस आशा से प्रेरित होकर निवेश की जो मांग है वो अपनी बढ़ा देंगे। जैसे कई सारे स्टार्टअप्स अभी स्टार्ट होते हैं, हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि हाँ गवर्नमेंट का संरक्षण है, किसी न किसी तरह से उनको साख मिल जाएगी, वो उस अपने जो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं उसमें उनको प्रॉफिट होगा, और वो अपना लोन आसानी से चुका देंगे और वो आगे बढ़ जाएंगे। तो ये माइंडसेट होता है एक्सपेंडरी फेज़ के टाइम, जब जो लोग हैं वो काफ़ी आशावान होते हैं। ओके, तो ये 3 रीजंस दिए फॉर द इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट। फिर आगे लिखा है यह अतिनिवेश बैंकों द्वारा सृजित साख द्वारा संभव हो पाता है, और यह मुख्यतः पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग में होता है। इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो साख सृजित कौन करता है, आपके कमर्शियल बैंक्स साख का निर्माण करती है, साख का सृजन करती है। ठीक है, मतलब कि बैंकों के पास जितनी जमाएं होती हैं उससे ज़्यादा वो क्रेडिट देती हैं। क्यों देती हैं, कैसे देती हैं, बेस मनी पर आधारित होती है, उसका एक रिज़र्व, अपने पास एक पर्टिकुलर रिज़र्व अब उनके पास होता है, और उसके आधार पर वो एक्स मतलब उसके मल्टीपल में क्रेडिट मल्टीप्लायर है ना, जिसे कहते हैं, एक शब्द है क्रेडिट मल्टीप्लायर, आपके 3rd पेपर में आप पढ़ेंगे क्रेडिट मल्टीप्लायर, साख गुणक। तो उसके ज़रिए क्रेडिट का जो सृजन है वो कई गुना अधिक होता है जितना कि वहाँ पर डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसी के वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग से अधिक हो जाती है, क्योंकि जो डिपॉजिट्स है बैंकों में वही आपकी सेविंग है। ठीक है, लेकिन क्रेडिट क्रिएशन हो जा रहा है, और क्रेडिट क्रिएशन जो है वो इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट लेवल को फाइनेंस कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस, और कीन्स तो मानते हैं कि s इज इक्वल टू आई, यानी कि अपने जो उनके जो इक्वेशंस है उसमें उन्होंने एजम्पशन लिया था कि s इज इक्वल टू आई, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। समटाइम्स s इज़ ग्रेटर देन i एंड समटाइम्स i इज़ ग्रेटर देन s। ठीक है, तो ये जो i इज इक्वल i ग्रेटर देन s है, ये कैसे संभव हो पाया, बिकॉज ऑफ दिस क्रेडिट क्रिएशन। तो ऐसी स्थिति में C के लेवल को कम किए बिना, अफेक्ट किए बिना, हमारा इन्वेस्टमेंट का लेवल जो है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, कंजम्पशन को हम कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है हमारा इस क्रेडिट क्रिएशन की वजह से बढ़ जा रहा है। जिसके यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 50 इज इक्वल टू 30 + 20, यानी कि 30 जो है आपका कंजम्पशन है, सी है, और 20 जो है आपका इन्वेस्टमेंट है। तो नॉर्मल केस में अगर आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होता बिना क्रेडिट क्रिएशन के, तो आपको कंजम्पशन में से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम करना पड़ता, तब जाके आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते। लेकिन इस क्रेडिट क्रिएशन के वजह से आप
को कंजम्पशन कम नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, नेशनल इनकम फ़िलहाल उस पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं बढ़ी हुई है। आगे देखिए, इस प्रकार कहाँ गया, इस प्रकार अर्थव्यवस्था में उपभोग स्तर में बिना कमी किए साख में वृद्धि एवं फलस्वरूप निवेश में वृद्धि संभव हो जाती है। अब इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के वजह से जो वो पर्टिकुलर सेक्टर है, जो इन्वेस्टमेंट जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के वजह से वहाँ पर उन सेक्टर्स में इनकम जनरेट होगी। इनकम जनरेट होने के वजह से डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने के वजह से जो सामान्य कीमत है, जनरल प्राइस लेवल, उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल यहाँ पर देखिए, सामान्य कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। और जो एक्सपेंशनरी फेज़ है आपका, क्या बताता है, इंक्रीज्ड। इस फेज़ में क्या होता है, इंक्रीज्ड जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, यही दर्शाता है। आपने हॉटरे का जो सिद्धांत पढ़ा उसमें क्या देखा कि ट्रेड साइकिल्स इज नथिंग बट द फेजेस ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब राइजिंग जनरल प्राइसेस। तो हेयर जो है इस इंक्रीज्ड जनरल प्राइस पर आने के लिए इतनी सारी स्टोरी आपको बताते हैं कि ये कैसे होता है। ओके, तो एक्सपेंशनरी फेज कुछ टाइम तक रहेगा, और लेकिन आप जानते हैं ट्रेड साइकिल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंशनरी फेज बहुत ज़्यादा समय तक भी नहीं रह पाएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जिसके बाद ये गिरना स्टार्ट होगा। तो गिरना जो स्टार्ट होगा वो क्यों होगा, बिकॉज अब जनरल प्राइस लेवल जब बढ़ जाता है या जो इन्फ्लेशन की स्थिति आती है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो आपकी क्रय शक्ति है ना, परचेजिंग पावर, वह घट जाती है। यानी कि जो मुद्रा है, मुद्रा की जो वैल्यू है वो आपकी घट गई है, परचेजिंग पावर आपकी घट गई है। यहाँ तक लिख लिया, क्रय शक्ति घट जाती है और इसके फलस्वरूप वास्तविक मांग में उतनी वृद्धि नहीं होती जितना कि निवेश दर में वृद्धि हुई थी। ठीक है, यहाँ से एक डिफरेंस क्रिएट होना, मैं देख सकती हूँ कि एक डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो रहा है। एक क्या कहते हैं उसको, एक प्रभाव कार्य किया जिसके वजह से एक्सपेंशनरी प्रक्रिया जारी हुई। लेकिन उसी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं एक रीज़न ऐसा छुपा हुआ था जिसके कारण से अब ये जो ट्रेड साइकिल है वो नीचे आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंक्रीज जनरल प्राइस लेवल का जो एक रिज़ल्ट होता है, एक जो प्रभाव होता है कि ये आपकी क्रय शक्ति को, आपकी मुद्रा की क्रय शक्ति को घटा देता है। ठीक है, परचेजिंग पावर गिर जाता है। तो ये आपकी साइकोलॉजी पर एक असर डालता है कि आप अपनी डिमांड को उतना नहीं बढ़ा पाते हैं जितना कि आपको, अगर आप इस प्रभाव को नज़रअंदाज कर देते। ठीक है, तो वास्तविक मांग में उतनी वृद्धि नहीं होती है जितना कि निवेश दर में वृद्धि हुई होती है। यहाँ तक क्लियर है? तो हम देख सकते हैं कि जो मेरी आवाज जा रही है ना, हेलो, ओके ओके। तो इसका मतलब है हम
हम देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हुई थी, जो रियल इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हुई थी, वह रियल कंजम्पशन के रियल कंजम्पशन को प्रतिस्थापित करती है। दैट मीन्स द रियल इन्वेस्टमेंट इज एक्वायर्ड एट द कॉस्ट ऑफ रियल कंजम्पशन। कंजम्पशन को प्रतिस्थापित कर रही है आपकी इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली आगे चलकर। लिख लीजिएगा। हम देख सकते हैं कि वास्तविक निवेश वास्तविक उपभोग को प्रतिस्थापित कर रही है। प्रतिस्थापित कर रही है मतलब कि उसको हटाकर अपनी जगह बना ले रही है। उपभोग को कह रही है कि तुम जाओ, तुम नहीं रहोगी, मैं ही रहूँगा। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब जो आगे की बात है वो क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड। तो कंजम्पशन गिर गया है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, और इसके वजह से जो कंजम्पशन के गिरने के वजह से अब जिसका मतलब है कि डिमांड कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, है ना। कंजम्पशन के गिरने का मतलब है कंजम्पशन, डिमांड गिर रही है। यहाँ पर कंजम्पशन डिमांड वो गिरने लगेगी, ठीक है। और इस कंजम्पशन डिमांड के गिरने के वजह से एक इसका प्रभाव होगा, जैसे कि कोई भी घटना होती है ना, उसके कई सारे प्रभाव होते हैं। तो एक इसका प्रभाव होगा कि जो लोग लगे हुए हैं पर्टिकुलर व्यवसाय में, उनकी इनकम जो है वो गिर जाएगी, और इनकम के गिरने के वजह से सेविंग्स उनकी गिर जाएगी फिर, ठीक है। फर्दर सेविंग गिर जाएगी। तो ये जो भी गिरने वाले वेरिएबल्स है वो किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, आपके रिसेशन वाले जो प्रक्रिया है उसको, उसकी ओर आपका इशारा कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो अब जब सेविंग गिर गई आपकी, यानी कि बैंक्स में जो डिपॉजिट्स हैं वो कम जा रहे हैं, बैंक्स में कम डिपॉजिट जा रहे हैं, ठीक है। तो जब बैंक्स में अब कम डिपॉजिट्स जाना शुरू हुआ, तो जो बैंक्स शुरुआत में इन्वेस्टमेंट के लिए साख सृजन कर रही थी जिस दर पर, उनके लिए अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो उसी दर पर निवेश के लिए साख का सृजन करते रहें, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, एक सेकेंड। बैंकों के लिए अब बैंकों के लिए पुराने ब्याज दर पर साख का सृजन करना संभव नहीं होगा। संभव नहीं होगा क्योंकि उपभोग मांग निवेश मांग से कम पड़ रही है।
क्योंकि उपभोग मांग निवेश मांग से कम पड़ रही है। ठीक है, अब ये एक तरह का अनबैलेंस्ड सिचुएशन क्रिएट हो गया है। और अब जो लेबर सेक्टर है, पूरी इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो लेबर सेक्टर है, काम करने वाले जो लोग हैं, वहाँ पर बस एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा इस असंतुलित स्थिति में, इस असंतुलित स्थिति में श्रमिक रोजगार एवं उनके आय में वृद्धि हो जाती है। श्रमिक रोजगार एवं उनकी आय में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और इसके फलस्वरूप कंज्यूमर डिमांड, उपभोक्ता मांग में वृद्धि हो जाती है। उपभोक्ताओं की उपभोग वस्तुओं के मांग में वृद्धि हो जाती है। उपभोग वस्तुओं के लिए मांग में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, एक तरफ तो इन्वेस्टमेंट के लिए साख सृजन होना बंद हो गया, मतलब उतना उस रेट से सृजित नहीं हो रही है, तो जो कैपिटल गुड्स के लिए डिमांड थी इन्वेस्टमेंट की, वो कम हो गई। और दूसरी ओर जो पहले इन्वेस्टमेंट हो चुका था, उसके वजह से रोज़गार में वृद्धि हो चुकी है श्रमिकों की, और वहाँ पर जो आय है उसमें वृद्धि हो गई, और वो जो है उपभोग वस्तुओं का डिमांड करते हैं। ठीक है, तो उपभोग वस्तुओं की डिमांड में वृद्धि हो जाती है। और जो है ये जो फिनोमेना है, इट ओवरटेक्स द कैपिटल गुड प्राइस। अब उपभोग वस्तुओं की मांग में अगर वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात है उनकी कीमत में भी वृद्धि हो जाएगी, एवं फलस्वरूप उनके कीमत में भी वृद्धि हो गई। फलस्वरूप उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। ओके, अब जब यहाँ पर ये जो वृद्धि हो रही है, इट विल ओवरटेक दी कैपिटल गुड प्राइसेस। लिखिएगा उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत में यह वृद्धि पूंजीगत वस्तुओं के कीमत में वृद्धि से अधिक होगी।
अधिक होगी। ठीक है, और आप जानते हैं कि जब कोई सेक्टर ज़्यादा प्रॉफिट शो करता है ना, मतलब राइजिंग प्राइसेस का मतलब है कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनको लगेगा कि अच्छा ये उपभोक्ता वस्तुओं वाला जो सेक्टर है इसमें तो काफ़ी प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ पर तो जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं या बढ़ती हुई हैं, तो क्यों ना हम इसमें अपना फ्यूचर देखें। सो therefore profitability of consumer goods industries turns out to be higher than that of capital good industries। इसके वजह से जो इन्वेस्टमेंट है नाउ विल टेक प्लेस इन दी कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स जो है वो अब क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये उपभोक्ता वस्तुओं के बाज़ार में ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट होने की संभावना है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखिएगा। अब निवेश पूंजीगत वस्तुओं के स्थान पर या पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग के स्थान पर उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग में या क्षेत्र में होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो साख का जो डिमांड है वह लिख लीजिएगा, लिख नहीं रही हूँ मैं बोल दे रही हूँ कि एवं इसके आगे लिखिएगा एवं साख का निर्माण साख की मांग उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग के लिए होगा। साख की मांग उपभोक्ता वस्तुओं के लिए होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, अब ये सिनेरियो बन गया, लेकिन आगे क्या होगा। अब जो है एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी डिमांड लेकर जाएंगे बैंक्स के पास में और कहेंगे कि हमें ब्रेड बनाने की फैक्ट्री में इन्वेस्ट करना है, या हमें बिस्किट बनाने की फैक्ट्री में इन्वेस्ट करना है, या कुछ इसी तरह की जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं उसमें हमें इन्वेस्ट करना है। तो अब जो बैंक्स के पास ये अपनी डिमांड या अपना प्रपोज़ल लेके गए, तो बैंक्स जो है दे विल बी अनविलिंग टू सैंक्शन दी क्रेडिट अकॉर्डिंग टू दी हेयक। हेयक कहते हैं कि जो बैंक्स है एक तो ऑलरेडी कैपिटल गुड्स के लिए ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की डिमांड उनके पास है। ठीक है, और यहाँ पर जो कंज्यूमर गुड्स है उसमें बैंक्स को लगता है कि उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि अगर हम प्रोडक्टिव काम में जैसे कि हम कोई मशीन में के लिए ख़रीदते हैं या लोन लेते हैं, तो बैंक्स को लगता है कि हाँ ये अपना काम किसी न किसी तरह से ज़रूर इनकम इनके पास आएगा, तो आसानी से क्रेडिट दे देते हैं। अब कंज्यूमर गुड्स के लिए वो जा रहे हैं तो बैंक्स थोड़ा सा अनविलिंग होते हैं क्रेडिट सैंक्शन करने के लिए। सो ड्यू टू बैंकर्स अनविलिंगनेस एंड द इनएबिलिटी टू मीट द क्रेडिट डिमांड देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ क्रेडिट। ठीक है, मोर सो व्हेन देयर इज़ अ डिमांड फॉर फंड्स ऑल्सो फ्रॉम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो पहले से उनके पास कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ के लिए ऑलरेडी डिमांड्स पड़ी हुई हैं, और फिर कंज्यूमर गुड्स सेक्टर के लिए भी डिमांड आने लगती है, तो बैंक्स क्रेडिट क्रिएट नहीं कर पाती है, या जितना डिमांड आता है उससे कम करती है कहीं।
और फिर ये जो है अल्टीमेटली जो अर्थव्यवस्था है उसको फाइनेंशियल क्राइसिस में ढकेल देती है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, परंतु बैंक्स साख सृजन करने में अनिच्छुक होती है, साख सृजन करने इच्छा नहीं रखती है। इस क्षेत्र में साख सृजन करने में इच्छा नहीं रखते हैं या खास रुचि नहीं दिखाती है। और अर्थव्यवस्था इस प्रकार वित्तीय समस्या में फंस जाती है, फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाती है। और इसके वजह से जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ है उसमें काफ़ी गिरावट आ जाती है। ठीक है, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ फेसेस अ वेरी डार्क पीरियड और टाइम और फेज़। ठीक है, और जो आपने ट्रेड साइकिल फिर से यहाँ बना देती हूँ, ये जो है नीचे छलांग लगा देती है, प्लंज ले लेती है। सो because of the two reason, fall in the investment under the pressure of rising cost और fall in the MAC, तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो भी गिर जाती है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी गिर गई। और राइजिंग कॉस्ट का क्या मतलब है, जो इंटरेस्ट रेट है वो आपकी बढ़ गई। फॉल इन इन्वेस्टमेंट अंडर द प्रेशर ऑफ राइजिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स राइजिंग इंटरेस्ट रेट। ठीक है, निवेश या जो इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट क्या है, मतलब कि जो आप उसके लिए पे करते हैं इंटरेस्ट, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, ठीक है। अब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा फंड नहीं मिल पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ में डिक्लाइन होने लगेगी। और इसके बाद soon it will be absorbed in the consumer goods industries। तो जल्द ही कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ में जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ था वह कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज़ में भी फैल जाएगा। और लिखते जाइएगा, बोल रही हूँ मैं जो, और जो पूरी अर्थव्यवस्था है वह रिसेशन में चली जाएगी या डिप्रेशन को फेस करेगी, मंदी को फेस करेगी। ओके, एक बार फिर से बोल दीजिए मैम। अच्छा, लिखिए यहाँ पे, इस प्रकार पूंजीगत क्षेत्र में पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में या वस्तु उद्योग में बेरोजगारी शुरू हो जाएगी। जो कि जल्द ही उपभोक्ता
वस्तु क्षेत्र में भी फैल जाएगी। फलस्वरूप पूरी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी तथा आय का स्तर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ जाएगी तथा आय का स्तर कम हो जाएगा। आय सृजन की कड़ियां टूटने लगेंगी। आय सृजन की कड़ियां टूटने लगेंगी और अर्थव्यवस्था डीप डिप्रेशन या गहरी मंदी की ओर चल पड़ेगी। अर्थव्यवस्था गहरी मंदी की ओर चल पड़ेगी। ओके, ठीक है। अब एक जो आलोचना है थोड़ा सा है इसमें कि यह जो सिद्धांत है वह इनका जो पूरा फोकस है वो इंटरेस्ट रेट पर ही रहता है, जबकि लिख लीजिएगा यह सिद्धांत ब्याज दर में परिवर्तनों पर ज़रूरत से ज़्यादा बात करता है या व्याख्या करता है, जबकि व्यापारियों की प्रत्याशा तथा पूंजीगत वस्तुओं के लागत पर या लागत को नज़रअंदाज करता है। इसके बाद जो ये कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड में इम्बैलेंस की बात करते हैं वो भी ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्रिटिक्स, ठीक है। और क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इन दी मॉडर्न इकोनॉमी सच इम्बैलेंसेस आर सेल्फ करेक्टिंग, ये अपने आप सही हो जाते हैं, इतना ज़्यादा ये रीज़न नहीं होता है कि मंदी में चले जाएं। यह सिद्धांत पूंजीगत वस्तुओं तथा उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में अंतर को ज़रूरत से ज़्यादा
एक सेकेंड, वस्तु क्षेत्र में असंतुलन को लिखिएगा, असंतुलन को जरूरत से ज़्यादा महत्व देता है आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में। यह अंतर स्वतः समाप्त होने की प्रवृत्ति रखता है। इनकी प्रवृत्ति रखता है।